रॉयल एनफील्ड अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है और एक टाइम था ना सिर्फ अपने बुलेट के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, क्लासिक 350, हंटर, जीटी कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर जैसी कई सारी बाइक्स के लिए जाना जाता है। और आज हमारे पास में हाल ही में लॉन्च की गई रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 है। ये बाइक हिमालयन पे बेस्ड है। हाल ही में कंपनी ने अभी 5-6 महीने पहले हिमालयन 450 लॉन्च किया था, नए डिजाइन के साथ में इंडिया में पेश की गई थी। तो उसी पे बेस्ड ये बाइक का काफी कुछ मिलते जुलते इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाइक में क्या कमी रह गई है और ये बाइक चलने में कैसी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो बात मैं कह रहा था आपसे कि ये हिमालयन पर बेस्ड है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बाइक बनाई गई है रोस्टर, मतलब आप स्ट्रीट पे चलाओ, सिटी में चलाओ, थोड़ी बहुत अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। ये बाइक टूरिंग एडवेंचर के लिए नहीं बनाई गई है। वहां हिमालयन जो है वो टूरिंग एडवेंचर के लिए है, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, वो उस हिसाब से बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखा गया है कि जो लोग सिटी में राइड करना चाहते हैं, कुछ बड़े इंजन के साथ में आना चाहते हैं, उनके लिए ये बाइक डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर क्या है ना, वही स्टील ट्यूबुलर फ्रेम यहाँ पर यूज किया गया है जो कि आपको हिमालयन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंजन की बात करूं तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने शेरपा इंजन जो डिजाइन किया है, जो आपको हिमालयन में देखने को मिलता है, वही यहाँ पर इंजन देखने को मिल जाता है। और ये यहाँ पर रेडिएटर देखने को मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड के साथ में रहती है। अच्छा, जब अब इसके बारे में हम थोड़ा लुक और डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये बाइक जितना फोटो में आपको नजर आती है, जब आप सामने से देखते हो तो बाइक और भी ये बड़ी नजर आती है। और जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक आती है, जैसे मैंने एक नजर में जब देखा था इस बाइक को, तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो हंटर जैसी दिखाई दे रही है, या जैसे हिमालयन का नाम जोड़ा जा रहा था उससे ये बाइक काफी डिफरेंट है और जो इसका लुक है वो काफी अलग नजर आता है। एक नजर में कहूँ तो ये बाइक काफी अच्छी गुड लुकिंग यहाँ पर नजर आती है। फिट एंड फिनिश ओवरऑल यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एलईडी लाइट का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हालांकि आप जब यहाँ पर आते हो ना इसके पास में, तो यहाँ पर एक गैप देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बाकी है क्या, ये थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ दिया गया है। अच्छा, इंडिकेटर यहाँ पर क्या है, फुल एलईडी के साथ में आ जाते हैं और ये इंडिकेटर यहाँ पर देखने में अच्छे हैं और हल्के से ये यहाँ पर फ्लेक्सिबल हैं। हालांकि अगर यहाँ पर यूएसडी फोर्क मिलते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। 47mm के यहाँ पर ब्रॉड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा क्या है, ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर फाइबर यूज किया गया है। रॉयल एनफील्ड हमेशा से जाना जाता था कि भरपूर लोहा यूज करता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग देखने को मिल रही है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में भी। फ्रंट का लुक उतना बेहतर नजर नहीं आता है जितना इसका लुक साइड से बेहतर नजर आता है। ब्लॉक पैटर्न यहाँ पर इसके टायर दिए गए हैं और सीएट के यहाँ पर रेडियल टायर आ जाते हैं। फ्रंट टायर 120/70 सेक्शन का मिल जाता है और 17 इंचेस के यहाँ पर अलॉय व्हील आ जाते हैं। इसके अलावा क्या है, ये ट्यूबलेस यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें 3 अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं, एक एनालॉग है, दूसरा फ्लैश है और डैश है। डैश मिड वेरिएंट है, फ्लैश टॉप मॉडल है। सभी में 2-2 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी ओवरऑल 6 कलर आते हैं। लेकिन अगर आप डैश पे जाते हो तो वहां पर 2 कलर हैं, फ्लैश पे जाते हो 2 हैं और इसके अलावा एनालॉग पे 2 कलर मिलते हैं। एनालॉग में क्या है ना, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो ही पूरा एनालॉग में है। बाकी दोनों के जो फ्लैश और डैश हैं उनके वेरिएंट पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। हालांकि ये जो टैंक है ना, बनाया इन्होंने खूबसूरत है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम रखी है। 11 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। एटलीस्ट अगर 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस बाइक का माइलेज ना लगभग 25 से 30 केएमपीएल के बीच में निकलेगा, जो कि अगर आप राइड करने निकलोगे ना, अगर आप थोड़ा लॉन्ग राइड करते हो तो फिर क्या है कि एक तो मिनिमम आपको 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल तो इसमें मेंटेन करके रखना ही रखना है। और फिर क्या है कि अगर आप लॉन्ग राइड पे निकलोगे तो लगभग में हम ये कह सकते हैं, अगर आप 25 से 28 का भी माइलेज अगर ये देती है तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास में आपको रुकना पड़ सकता है, फ्यूलिंग करानी पड़ सकती है। तो ये चीजें हैं, लगभग 250 से 250 किलोमीटर के बीच में आप राइड कर पाते हो। तो आजकल जिस तरह से एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अगर आप जाते हो तो आपको बीच में रुकने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल टैंक मुझे लगता है थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, जिससे और चीजें बेहतर हो सकती थी। साथ में अगर सीट की बात करें, सीट इन्होंने अच्छी डिजाइन की है, हालांकि कुशन जो है वो थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। राइडर के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सीट मिल जाती है और मैं बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है,
780 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट के आसपास में आ जाती है। मेरे जैसे हाइट वाले बंदे के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैर आराम से लग जाते हैं। हाँ, इसमें कंपनी ने ये ध्यान रखा है, अगर शॉर्ट हाइट होगी ना 5'4", 5'6" के आसपास वाले के लिए भी आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। हाँ, और सीट अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसका बढ़वा सकते हो, जो कि एसेसरीज का पार्ट है। फिर हाइट 20 mm के आसपास और बढ़ जाएगी, जिससे क्या है, जिनको थोड़ा सा अपराइट बैठना है तो आराम से बैठ सकता है। अच्छा, मैं राइडिंग पोस्चर की बात करूं, हैंडल जिस तरह से रोस्टर बाइक बनाई गई है, हैंडल काफ़ी सही मुझे फील कर रहा है। बाकी मैं जब बाइक को चलाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। और साथ में क्या है कि जो यहाँ पर फुटपैक्स की पोजिशनिंग है वो मिड में रखी गई है, जिससे क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं लॉन्ग राइड पे थकान होगी कि नहीं होगी, वो जब मैं 100-200 किलोमीटर चलाऊं तभी मैं आपको रिव्यू कर सकता हूं। तो फिलहाल ये चीजें हैं। अब यहां पर क्या है, एक बार मैं बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूं कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा आता है। देखो, इसका जो साइलेंसर है, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। बहुत स्लीक सी डिज़ाइन यहाँ पर दी गई है। साउंड मुझे ओके लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, वो ये है कि जो ये बैक का पोर्शन है ना, जो इसका यहाँ पर डिज़ाइन रखा गया है, जब आप बारिश में इसको लेके निकलोगे, जैसे अभी सीज़न चल रहा है, तो जो इसकी छींटें हैं ना, मतलब जो पानी है, वो जो पिलियन राइडर होगा उसके ऊपर आएंगी ही आएंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील करा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा और या तो ब्रॉड हो या यहाँ पर कुछ ऑप्शन हो, जिससे क्या है जो पानी की छींटें वो पीछे ना आए, ताकि ना ही राइडर को दिक्कत हो, ना ही जो पिलियन यहाँ पर बैठे उसको दिक्कत हो। और ये पतला सा डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर ग्रैब रेल, ये थोड़ा सा और कुछ यहाँ पर कंपनी कर सकती थी। ये यहाँ पर ये पूरा फाइबर का पोर्शन दिया गया है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर टेल लैम्प का भी ये पूरा यहाँ पर काम करते हैं, और साथ में क्या है यहाँ पर हजार्ड का भी फीचर मिल जाता है। अच्छा, ये जो रियर टायर है ना, यहाँ पर जो ब्लॉक पैटर्न रखा गया है काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली यहाँ पर सीएट ने इसके लिए डिज़ाइन किया है, ब्लॉक पैटर्न है और काफ़ी चौड़ा टायर मिल जाता है, जिससे क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करोगे। 160/60 सेक्शन का आ जाता है R17। और अगर आप इधर आते हो ना, तो यहाँ बाइब्रेक के यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 270 mm ब्रॉड आ जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रियर का प्रोफाइल देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 2 राइडिंग मोड्स आ जाते हैं। मतलब एक तो अपना इकोनॉमी वाला नॉर्मल मोड आ जाता है, और दूसरा क्या है यहाँ पर स्पोर्ट मोड हम यहाँ पर कह सकते हैं, या परफॉर्मेंस मोड कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये रखा गया है, और ये स्विचेस ऐसे कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, चाबी ऐसी कुछ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जो इनकी चाबियाँ जिस तरह से आती हैं वैसी है, लेकिन जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो जैसे ही आप ओपन करते हो तो ऑन करते हो गोरिल्ला लिखा हुआ नज़र आता है। बाकी है क्या, ये पूरा यहाँ पर फुली डिजिटल आ जाता है, और अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर एनालॉग में देखने को मिल जाता है। इसमें क्या है, ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और अभी दिन के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ तो विजिबिलिटी इसकी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ऐसा कुछ यहाँ पर पूरा डिजिटल में दिया गया है। अच्छा, जो यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 169 mm का। तो ये यहाँ पर 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि हम ये कहेंगे ठीक ठाक यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है। और 185 kg इसका वेट है, 185 kg वेट जिस हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर सही रखा गया। लेकिन जो पे लोडिंग कैपेसिटी वो अराउंड 191 kg है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा कम है, इसको और यहाँ पर बेहतर किया जा सकता था। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, और चलते हैं बाइक को चलाते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं चलाता हूँ गोरिल्ला 450, और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो फर्स्ट गियर में है वो बाइक कैसी उठती है, थोड़ा वो चेक करता हूँ। यार देखो, फर्स्ट गियर में ना थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड गियर में जो पुल मिलता है ना, वो तो मतलब एक अलग लेवल का है। मज़ेदार पुल यहाँ पर मिलता है सेकंड और थर्ड गियर पे। तो यानी अगर आपको
इनिशियल पावर चाहिए होगा ना, तो फिर आप इंजॉय करोगे इस बाइक के साथ में। फर्स्ट गियर पे थोड़ा सा रुकती है, लेकिन उसके बाद फिर मज़ा आती है इसको चलाने में। अच्छा, सिटी के हिसाब से मैं ऐसे रास्तों पे इसलिए चला रहा हूँ, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा परफॉर्म करेगी, इसका कैसा हैंडलिंग रहेगा। तो अगर आप भीड़ वाले एरिया पे चलाना चाहते हो तो कहीं कोई इशू आएगा नहीं आपको, आराम से आप इस बाइक को चला सकते हो। फ्रंट ब्रेकिंग इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब क्विक रिस्पांस यहाँ पर मिलता है फ्रंट ब्रेक से। और रियर ब्रेक का एक बार चेक करना चाहूँगा मैं, कैसा रहता है रियर ब्रेक का इसका। यार देखो, रियर ब्रेक उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, फिर उसके बाद कहीं रिस्पांस मिलता है इसमें। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा चेक कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खींचता हूँ। अच्छा, जब इनिशियली आप बाइक को खींच रहे होते हो तो जैसे हम 5000 या 6000 आरपीएम पे मैं पहुंचा, तो यहाँ पर क्या है, इसके टैंक्स पे और इसके अलावा इसके यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं वहाँ पर हल्के से वाइब्रेशन हमें फील हुए। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसके साथ में फील की है। तो जैसे अभी मैं 4th गियर पे हूँ, 3000 आरपीएम पे मैं चला रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। आप आराम से बाइक को चला सकते हो, यानी अगर सिटी में आप हो और आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ये बड़ा इशू रहता है ना कि यार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है बार बार, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। अच्छा, मुझे इसके जो साइड मिरर्स हैं ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो साइड मिरर्स हैं ये बहुत छोटे हैं और उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी इन साइड मिरर्स पे नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी की जा सकती थी, अच्छी हो जाती तो यहाँ पर बेहतर रहता। तो ओवरऑल जो सिटी के लिए जिस तरह से इसको रोस्टर बनाया गया है, तो सिटी में आप लो आरपीएम पे और हाई गियर पे भी होते हो तो बाइक बंद नहीं होती है, बहुत ज़्यादा झटका नहीं देती है, तो जिससे क्या है आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फ़िलहाल। ये है। अच्छा, साइड मिरर वाली चीज़ हो गई। बाकी ये जो लीवर है ना, ये यहाँ पर क्लच लीवर, इसको अगर यहाँ पर कंपनी और सॉफ्ट कर दे और थोड़ा और बेहतर कर दे तो अच्छा है। हैंडल की पोजीशनिंग थोड़ी अपराइट है, आपको लीन नहीं होना पड़ता है, जिससे क्या है बहुत ही रिलैक्स होके बाइक को राइड करते हो। सेकंड गियर, थर्ड गियर में जो यहाँ पर पुल मिलता है वो तो एकदम ज़बरदस्त है, उसको आप चलाओगे तो आप इंजॉय यहाँ पर करोगे, ये चीज़ है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब थर्ड गियर में ही एग्रेसिव, वाओ, मतलब कब आपकी ये बाइक 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी आप समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, जब आप बाइक को खींच रहे होते हो तीसरे चौथे गियर में 5000, 6000, 7000 आरपीएम पे, तो आपको वाइब्रेशन हल्के हल्के फील होते हैं, जो कि मतलब ये वाइब्रेशन मतलब बहुत ही माइनर, ये कहूँगा, वो चीज़ें होती हैं जो कि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं कि बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब करता हो, क्योंकि जो इंजन की वर्किंग होती है वो तो आपको फील यहाँ पर होगी। क्लच थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है और रियर ब्रेक ना थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेती है। अच्छा, जो राइडर्स थोड़ा सा झुक के चलाते हैं या जिनके हाथ थोड़े लंबे हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा सा ये होगा कि हैंडल थोड़ा सा नीचे हो तो और यहाँ पर बेहतर रहेगा। जैसे मेरी हाइट अराउंड 6 फीट के आसपास है, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि हैंडल थोड़ा सा और नीचे होता, ये चीज़ तो और यहाँ पर बेहतर हो जाती। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इसके साथ में थोड़ा सा फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, बहुत ही बटन काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि जब आप बाइक को यहाँ पर जो राइडर की पोजीशनिंग है सीट की वो बहुत ही अच्छी लगी, ऐसा लगता है ना सीट आपको पकड़ सी लेती है, ये चीज़ है।
बस कुशन थोड़ा सा ये है कि अगर और सॉफ्ट होता, थोड़ा सा और वहाँ पर थिकनेस होती सीट की, तो उससे और बेहतर हो जाता। बाकी क्या है कि बैठने में कहीं दिक्कत नहीं है, बस वही है थोड़ा सा कुशन और सॉफ्ट होता तो अच्छा हो जाता यहाँ पर। और जो ये चार्जर है ना, ये यहाँ पर USB केबल लगाकर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। हालांकि कहीं होल्डर वगैरह नहीं दिया गया, या तो आप पॉकेट में रखोगे या फिर जो है आप इसको यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर यहाँ पर आप लगा लो, जिससे क्या है आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे रॉयल एनफील्ड अपने जो इंजन्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। जो यहाँ पर वारंटी है ना, वो सिर्फ 3 साल या 30,000 किलोमीटर की है, जो कि अगर ये सेगमेंट में कंपेयर करें ना तो बहुत ही कम यहाँ पर वारंटी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि नहीं, हम इतने साल की, एटलीस्ट 5 साल की तो वारंटी इनको देनी ही चाहिए, जिससे क्या है कि अच्छा रहता। और जो ड्यूरेशन है या 30,000 किलोमीटर क्या ही मायने रखता है इस तरह की 400 सीसी बाइक्स के साथ में। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत थी यहाँ पर। और मुझे लगता है जो कलर ऑप्शन है, जो वेरिएंट्स में 6 कलर मिलते हैं, लेकिन जो वेरिएंट में है, किसी को अगर डैश लेना होगा तो उसमें 2 ही कलर हैं, अगर किसी को फ्लैश मॉडल लेना होगा तो उसमें 2 ही कलर हैं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी और बेहतर कर सकती थी। फिलहाल क्या है कि ओवरऑल अगर मैं बाइक के बारे में देखूँ ना, तो क्लच थोड़ा सा और सॉफ्ट किया जा सकता था और लीवर यहाँ पर एडजस्टेबल दिए जा सकते थे। तो ओवरऑल रॉयल एनफील्ड ने अच्छा काम किया है यहाँ पर, और ये बाइक देखने में बहुत अच्छी लग रही है मेरे अनुसार। माइलेज यहाँ पर 25 से 30 kmpl के आसपास में जाएगा, जो कि सिटी में हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 25 के आसपास ही ये बाइक मेंटेन करेगी। तो माइलेज आप लोगों के लिए कितना मैटर करता है वो आप मुझे बताना। और इसके अलावा क्या है कि एक बार आप इस बाइक को ज़रूर चलाओ, और मैं कहूँगा एक बार आप बाइक को देखो भी। तो फिलहाल ये था आप लोगों के लिए एक शॉर्ट राइड रिव्यू। बाकी जब हम डिटेल में अच्छे से बाइक चलाएंगे तब इसका हम डिटेल में आप लोगों के लिए रिव्यू भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये जो गोरिल्ला है ना, अगर देखा जाए सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छी बनाई गई है। इंजन ठीक ठाक पावर यहाँ पर जनरेट करता है। गुड लुकिंग बाइक है, सिटी में आप